प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शनिवार के बाद रविवार के कार्यक्रम में। मैंने आप लोगों से पूछा था कि रविवार के कार्यक्रम को कैसे अलग करा जाए और कैसे ये बताया जाए कि किस तरह का कार्यक्रम इस रविवार के कार्यक्रम को कैसे कुछ आगे बढ़ाएं, जिसमें कि काफ़ी संख्या में लोगों को लाभ मिल सके। देखिए, एक बात सीधी सी बात है, मैं अक्सर ये बात कार्यक्रम में कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा सवाल जो आते हैं वो या तो दाम्पत्य के आते हैं या तो फिर करियर से संबंधित आते हैं। इस वजह से मैंने और कई लोगों ने ये मुझे बात कही कि आने वाले दिनों में जैसे दिसंबर, जनवरी और फरवरी, मार्च तक ये जो पूरा वक्त होता है, ये लोक सेवा आयोग और इनसे संबंधित परीक्षाओं के लिए पूरा वो जो होता है वो फिक्स होता है। इस वजह से मुझे कुछ दर्शकों ने ये बात कही, जैसे पढ़ने वाले लड़कों ने, कि पंडित जी आप ऐसा कार्यक्रम बनाओ जो करियर पे ओरिएंटेशन उसका ज़्यादा हो, जो करियर ओरिएंटेड हो। तो मुझे भी ये बात सही लगी कि सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से संबंधित और जो समस्या है वो बेरोजगारी की है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो सवाल आते हैं वो क्या मेरा जो है वो पीसीएस में हो जाएगा, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, उसमें मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस तरीके के सवाल ज़्यादा आते हैं। मैंने भी सोचा कि आप लोगों को कुछ ऐसे ही कार्यक्रम से रूबरू कराया जाए जो कम से कम करियर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है हमारे लिए। तो आज मैं आप लोगों से ये बात करता हूं कि रविवार और सोमवार का जो कार्यक्रम होगा वो सिर्फ और सिर्फ जो जैसे बिहार लोक सेवा आयोग, उसके बाद कोई बता रहा था कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, बाकी के अन्य जो राज्य की जो पब्लिक सर्विस कमीशन की जो परीक्षाएं हैं उससे संबंधित विभिन्न राशियों के लिए कैसे योग बन रहे हैं, उसमें सफलता और असफलता के, और उसमें कौन कौन सी चीजों को इनकाउंटर करने की आवश्यकता है, ताकि वो ग्रहों का बल मेरे अनुकूल कितना है और हमें किन किन समस्याओं से रूबरू होना पड़ सकता है इन परीक्षाओं के लिए। इस पे मैं आप लोगों को इससे परिचय कराना चाहता हूं। तो शुरू हो जाइए और देखने के लिए ये कार्यक्रम, जिसमें रविवार और सोमवार के कार्यक्रम में आपको विभिन्न राशियों के लिए उनका ये फल बताया जाएगा कि करियर के लिए ये ग्रह उनके कितने अनुकूल हैं, जिसमें सूर्य, जिसमें गुरु और जिसमें शनि को लेकर के सबसे ज्यादा भूमिका बहुत ज्यादा रहेगी, क्योंकि यही वो तीन ग्रह हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। ये मेष राशि वालों के लिए है, कल वृषभ राशि वालों के लिए लेकर के उपस्थित होऊंगा। आइए आरंभ करते हैं आज छोटी सी 10 से 15 मिनट तक की यात्रा। अब आइए, आपको सबसे पहले मैं एक चीज और बता देता हूं जो जरूरी है जानना, कि ये जो मैं राशि बता रहा हूं ये आपको ये देखना है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कहां बैठे हैं। सिंपली आप अगर देखोगे किसी भी एप्लीकेशन पे डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस अगर डालोगे तो आपको उसमें दिख जाएगा कि आपका चंद्रमा कहां बैठा है। और इसको जानने के लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है। आप डेट ऑफ बर्थ वगैरह अपने माता पिता से पूछिए, आपका जन्म का समय, जन्म की तारीख और जन्म का स्थान कहाँ है, उसे सिंपली आप किसी भी कुंडली के सॉफ्टवेयर में डालिए। उसमें आपको च देखना है कि च कहाँ लिखा है। मैंने यहाँ ये च यहाँ लिखा है, यानी कि 1 नंबर में लिखा है। तो आपको वो देखना है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कौन से अंक में बैठे हैं, वहां पे कौन सी संख्या लिखी गई है। क्लियर है? तो चंद्रमा अगर एक राशि में बैठे हैं, 1 नंबर की राशि में, यहां 1 नंबर लिखा है, तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 1 नंबर में बैठा है, इसका मतलब है कि आप मेष राशि के हो, आप पढ़ने वाले हो। इस वजह से मैं इतनी ज्यादा क्लैरिटी से बता रहा हूं। अगर आप ज्योतिष के कार्यक्रम देख रहे हो तो निस्संदेह आपको यह बात पता होनी चाहिए कि चंद्रमा जहां बैठे होते हैं वही संख्या, जिस भी संख्या में वो बैठे होते हैं, वही नंबर की राशि आपकी राशि है। तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 1 नंबर की राशि में बैठे हैं, और सबसे पहले हमें यहां ध्यान ये रखना है कि सूर्य कहां जा रहे हैं। तो अभी जो सूर्य की वर्तमान स्थिति है आज की, वो कभी भी आपकी कुंडली में अगर राशि से गिनने पर तीसरे स्थान में जा रहे हों, जैसे मान लो आपकी राशि 1 नंबर है और अगर वो सूर्य कभी भी मिथुन राशि में जाएंगे तो आपके पराक्रम का परिणाम और आपको मेहनत करने वाला बना देंगे।
तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में जाएं, जैसे इसको समझना कैसे है, अब इसको बता दूं कि इसको देखोगे कैसे आप। तो मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा की राशि बनी यहां 1 नंबर में, और सूर्य अभी जो गोचर कर रहे हैं वो 1 महीने तक सूर्य का गोचर कन्या राशि में रहेगा। किसी भी राशि में सूर्य 1 महीने तक उस राशि में रहते हैं। उसके जैसे ही 1 महीने पूरे हो जाते हैं, एक निश्चित अवधि के बाद वो फिर दूसरी राशि में चले जाते हैं, जिसे संक्रांति कहा जाता है। क्लियर है? मैं ये पहला कार्यक्रम बना रहा हूं इस वजह से ताकि आप लोगों को इसमें समझने में सहायता मिल सके। तो चंद्रमा को देख लिया, अब सूर्य को गिन लो कि अभी जैसे वो कन्या राशि में जा रहे हैं, तो आपकी राशि से कहां जा रहे हैं, तो 1 2 यहीं से गिनना है जहां ये बैठे हैं। तो 1 2 3 4 5 6, अगर वो छठे भाव में जाकर के बैठ रहे हैं आपकी राशि से गिनने पर, कन्या राशि में अभी सूर्य गोचर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि निस्संदेह आपकी कुंडली में वो लाभ देने के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं। वो प्रतियोगिता का ये भाव होता है, छठा भाव। आपकी राशि से गिनने पर अगर तीसरे भाव में बैठे हों, अगर छठे भाव में बैठे हों, अगर 10वें भाव में बैठे हों और 11वें भाव में बैठे हों, तो निस्संदेह ये आपको बल लगाना चाहिए। बल लगाओ, मेहनत करो, और निस्संदेह आपकी परीक्षाओं में आपके सफलता के चांस, ये ग्रह आपके अनुकूल है। दूसरी बात और भी बता दूं कि किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए सूर्य की महत्ता सबसे ज्यादा आवश्यक होती है, और ये ग्रहों का राजा होता है। कहा जाता है जगतस्त चक्षु, ये जगत का चक्षु होता है। जो गाय के जो दोनों नेत्र होते हैं वो सूर्य और चंद्रमा ही होते हैं। हमारे नेत्रों में जो ज्योति उपस्थित होकर परमात्मा बैठा है जिस शक्ति को लेकर के, वो सूर्य और चंद्रमा ही है, और यही सूर्य हमें अंधेरे से रोशनी की तरफ लेकर के जाने का काम करते हैं। इसका मतलब है कि सूर्य प्रशासनिक सेवाओं में सफलता के लिए उसकी रोशनी आपकी राशि के लिए कितनी अनुकूल है। अगर वो दूसरे भाव में जाएगा तो हेडेक देगा, चौथे में जाएगा तो परेशानी देगा, किसी न किसी तरीके की समस्या। अगर वो 5वें में जाए तो बहुत ज्यादा उग्रता व्यग्रता ला दे, मन न लगे, नुकसान हो। अगर छठे में जाए तो प्रतियोगिता परीक्षा में लाभ दे दे। अगर राशि से गिनने पर 7वें जा रहा हो तो बहुत ज्यादा व्यक्ति जो होता है वो एक्स्ट्रा एक्सप्रेस करने वाला हो जाता है, या प्रेशर क्रिएट करता है अपने दिमाग पे, बहुत ज्यादा विचार करता है और चिंतन ज्यादा करता है, चिंता ज्यादा करता है, चिंतन नहीं, चिंता ज्यादा करता है। 8वें जाए तो कष्ट दे, स्वास्थ्य से संबंधित नुकसान दे, लाइफ लॉन्ग कुछ ऐसी बीमारी उस समय पे पैदा हो जाए जिसकी दवाई आपको बहुत ज्यादा दिन तक खानी पड़े। 9वें भाव में जाए तो कई बार विरोध झेलना पड़ता है, और कई बार भाग्य में लाभ मिले और कई बार बड़े लोगों का आशीर्वाद मिले, पर वो लाभ नहीं मिल पाता है जिसके लिए आप अपेक्षा कर रहे हो। 10वें भाव में अगर वो जा रहे होंगे तो बड़ी लाभदायक स्थिति हो जाती है, क्योंकि ये 10वां स्थान जो होता है आपकी राशि से, अगर मान लीजिए सूर्य अगर गिनने पर 10मस्थ जा रहे हों, जो भी आपकी राशि बन रही है, तो ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली से वो लाभदायक स्थिति को दिखाने वाला है, और ठीक वही स्थिति 11वें की भी होती है। क्लियर हो रही हैं चीजें? अब ये बात है कि ये कैसे कैसे चीजें घूमेंगी। दूसरी बात है कि अभी तो ये सूर्य कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, पर उसके बाद फिर ये तुला में जाएंगे, फिर उसके बाद मकर में जाएंगे। तो इस आधार पर आपको ये बात हमेशा पता चलती रहेगी कि आपकी राशि से वो ग्रह कहां बैठ रहा है। अब बात, 2 बातें और हैं जो कि देखने के लिए आवश्यक हैं, जिसको मैं बताना चाहता हूं कि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति कैसी है। अगर परमानेंट आपकी कुंडली में सूर्य अच्छे बैठे हैं, जैसे लग्न में बैठे हों, जैसे द्वितीय में बैठे हों, जैसे चतुर्थ में बैठे हों, जैसे तृतीय में बैठे हों, पंचम में, सप्तम में थोड़े कम, अगर वो नवम में बैठे हों, 10वें और 11वें, लेकिन अगर इन भावों में बैठे हों जहां जहां मैंने बताया क्रमशः, अगर उन भावों में सूर्य बैठे होंगे तो निस्संदेह व्यक्ति को प्रशासनिक सेवाओं में लाभ दे देते हैं। विशेषतया अगर सूर्य की बात करते हैं तो 10वें स्थान में सूर्य बहुत लाभ देते हैं, भाग्य भाव में सूर्य बहुत लाभकारी हो जाते हैं। ये परमानेंट की बात करता हूं। चतुर्थ स्थान में बैठे हो सूर्य अगर आपकी कुंडली में, तो ये सरकारी और प्रशासनिक सेवाओं में उच्च पदस्थ अधिकारी बनने का एक योग ही बना देते हैं। तीसरे भाव में अगर बैठे होंगे सूर्य आपकी कुंडली में, जो परमानेंट आपकी कुंडली बनी है आपके जन्म के समय की, अगर उसमें तीसरे नंबर में सूर्य बैठे होंगे तो निसंदेह वो व्यक्ति को पराक्रमी और राजा के सदृश
तीव्र मेहनत करने वाला बना देते हैं। ये बात सूर्य की है। क्लियर हो गई होगी सारी चीजें। मैंने क्या कही बात कि अगर लगने से गिनने पर आपकी राशि से वो तीसरे जाते हो, छठे जाते हो, 10वें और एकादश में जा रहे हो तो आपको बल देना चाहिए। अपना आत्मबल ना खो भाई मेरे, बना के रखो। वो जो प्रेशर है, जो चीजें हैं जो कि नहीं है एक बात और भी बताता हूं, अगर कुंडली में थोड़े से योग कम भी बन रहे हों और ग्रह का गोचर अनुकूल हो जाए ना, तो बल लगाओगे तो पास हो जाओगे। बल लगाओगे तो पास हो जाओगे। आप लोग मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हो, मुझसे ज्यादा किताबें पढ़े हो, पर मुझे किसी क्षेत्र खास का ज्ञान हो सकता है, मैं गोचर और ग्रह स्थिति बता सकता हूं, परंतु यह बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपने कितनी मेहनत करी है, आपका पराक्रमेश और आपका भाग्येश आपके साथ कितना बैठा है। पर मैं इतनी बात जरूर जानता हूं कि मेष राशि वालों के लिए अगर ये सूर्य यहां बैठे हैं कन्या राशि के लिए, तो ये सबसे ज्यादा अच्छी बात हो सकती है। अब आगे मैं गुरु को लेकर के उपस्थित होता हूं क्योंकि उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अब बात देखिए, दूसरी बात और बताता हूं, क्योंकि आपको मैंने मेष राशि वालों के लिए सूर्य की बात बता दी। अब दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्लैनेट होते हैं वो ज्ञान के कारक देव गुरु बृहस्पति। एक बात बताऊं, एक बड़ी गंभीर बात बताता हूं, आपके अंदर अगर ज्ञान है लेकिन उसको सही तरीके से कि वो मेरे लिए कितना सही है, ज्ञान तो भरा पड़ा है लेकिन उसमें से आपके लिए कौन सा सबसे ज्यादा उपयोगी है, ये बताने का जो ग्रह और ये बताने का जो कारक ग्रह है वो देवगुरु बृहस्पति है। पढ़नी तो सारी चीजें हैं लेकिन उसमें से उपयुक्त कौन है? किताबें तो भरी पड़ी हैं, दवाइयां तो सेल्फ में भरी हैं, पर हमारे काम की वही होनी चाहिए जो जिस बीमारी में मुझे वो ठीक कर दे मुझे। तो कहने का मतलब है कि ये देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में, जैसे अभी वो गोचर कर रहे हैं मकर राशि से और 21 नवंबर के बाद वो इस राशि से हट करके मतलब 1 वर्ष तक देवगुरु बृहस्पति एक राशि में रहते हैं। इसी में वो वक्री आगे पीछे होते रहते हैं, कभी आगे कभी पीछे होते हैं। उसकी चर्चा मैं आप लोगों को नहीं ले जाऊंगा, ज्योतिष में घुसाऊंगा तो फिर फंस जाओगे। एक राशि मतलब में वो एक ग्रह गुरु 1 वर्ष तक रहेगा। उसके बाद 21 नवंबर जो आने वाला है उसमें वो कुंभ राशि में चले जाएंगे। अब देवगुरु बृहस्पति अगर आपकी मेष राशि है, ध्यान से समझने की बात है, अगर आपकी मेष राशि है और देवगुरु बृहस्पति अगर आपकी राशि से गिनने पर, जहां आपकी कुंडली में चंद्रमा बैठे हैं, या मान लो यहां पे चंद्रमा आपकी कुंडली में बैठा है, मेष राशि हो गया आप, तो अब वो अगर दूसरे गिनने पे आते हो या फिर 5वें गिनने पे आते हो या फिर 7वें गिनने पे आते हो या फिर 9वें आते हो या फिर एकादश में आते हो, ध्यान से समझने की बात है। आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां बैठा है वहां से ये देख लीजिए कि 10 राशि कहां बनी है, तो 1, 10 या 11 भी रख लो क्योंकि अभी वो तुरंत बदलने वाले हैं। तो राशि से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें, एकादश में, अगर इन राशियों में जाएंगे तो अगर दूसरे भाव में जाएंगे तो व्यक्ति का दिमाग बड़ा तेज चलेगा और वो थ्योरेटिकली बहुत अच्छे तरीके से किसी भी चीज को एक्सप्लेन कर सकता है। बात को समझने की बात है, ज्योतिषीय भाषा में नहीं बोलूंगा नहीं तो आप और फंस जाओगे। मैं आपके लेवल पे आकर के आपको समझाना चाहता हूं कि अगर देव गुरु बृहस्पति दूसरे भाव में जाएंगे, आपकी राशि से गिन करके अगर वो दूसरे जा रहे हैं, मेष राशि वालों के लिए वो अभी कहां है? 10 नंबर में, यानी कि वो बहुत अच्छे नहीं होंगे क्योंकि मैंने क्या बताई कि एकादशवें भाव में अगर जाएंगे तो ज्यादा अच्छे परिणाम देंगे, अगर वो 9वें भाव में जाएंगे तो अच्छे परिणाम देंगे, अगर वो 7वें में जाते तो अच्छे होते, यानी कि 10वें भाव में भी हैं तो वो इतनी बात भी जरूर कर सकते हैं कि 10वें स्थान में वो सपोर्टिव ग्रह के रूप में काम कर सकते हैं। कैसे? अगर आपकी कुंडली के 10वें भाव के अधिपति अच्छे हों तो, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अगर कहीं बैठेंगे तो ये बात कही जाती है स्थान हानि करो जीव, देवगुरु बृहस्पति को जीव की संज्ञा दी गई है। तो अगर ये यहां बैठे हैं लेकिन 21 नवंबर के बाद इनके लिए एक अच्छी स्थिति देखने को बन रही है मेष राशि वालों के लिए, यानी कि ये देवगुरु बृहस्पति आपके लिए 21 नवंबर के बाद आपके सपोर्ट में खड़े हैं, इस ग्रह की रश्मि आपके अनुकूल हो रही है। और अगर मैं एक बात सीधे तरीके से स्पष्टतया कह दूं तो निसंदेह ये बात बनती है कि देवगुरु बृहस्पति को गंभीर ग्रह कहा गया है, वो गंभीर है, तो आपको अपने अंदर गुरुता का लक्षण बढ़ाना होगा। दैट मीन्स कि आप अपने ज्ञान को सही दिशा में लेकर के कैसे उसको जा सकते हो,
इसमें मैं आपको ऐसे एक तरीके से अगर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बता दूं तो सिर्फ आपको उसको गंभीरता का रूप धारण करा करके सही तरीके से उसको रिप्रेजेंट करने की कला अपने अंदर विकसित करनी होगी। दूसरी बात है, ज्ञान पे कितना ज्यादा आप काम कर रहे हो यह भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपने कितना सोखा उस तालाब से, जो ज्ञान का सागर है, जो समुद्र है, जो तालाब है, उसमें से कितना आपने अपने लिए निकाला है, ये आपकी उसमें सहायता कर सकते हैं। दूसरी बात यहां पे और भी जोड़ दूं तो देवगुरु बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में अच्छे बने हैं, जैसे मान लीजिए अगर वो आपके लग्न में बैठे हों, अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में वो चतुर्थ में बैठे हों, अगर वो पंचम भाव में बैठे हों, आपकी तत्कालिक कुंडली में नहीं, आपके परमानेंट कुंडली में, अगर वो सप्तम में बैठे हों, अगर वो नवम में बैठे हों, अगर वो दशम में एकादशवें में बैठे हों, या फिर 12वें भाव में भी अगर उच्च के होकर के बैठे हों, 4 नंबर यहां लिखा हो, तो परमानेंट कुंडली में भी ये आपकी कुंडली में राज्य और प्रशासनिक सेवाओं के लिए, चाहे सेंट्रल लेवल पे भी इनकी ऐसी स्थिति है कि आपको वो लाभ दे सकते हैं। तो आपको फिर भी हिम्मत हारने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि ये देवगुरु बृहस्पति आपको कुछ देने के लिए तैयार है। और निसंदेह अगर आप पढ़ाई चाहे कितना भी कर लो, जब सारी चीजें एक जगह इकट्ठा होती हैं तभी जाकर के आज नौकरी की स्थिति मिलती है। नौकरी का मिलना मतलब भगवान का दर्शन हो जाना, क्योंकि कई सारी चीजों को फेस करते हो आप, गरीबी, भुखमरी और पता नहीं क्या क्या, इतनी सारी समस्याएं झेल करके जब आप पार करते हो तब जाकर के आपको एक सीधी सी नौकरी मिलती है। तो ऐसी स्थिति में कि जो संपूर्ण सुखों का कारक माना जाता है देवगुरु बृहस्पति, उसका मजबूत होना आपकी कुंडली के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो मैं तो यही समझता हूं कि किसी मंदिर का दर्शन अगर हो जाए ना, तो पढ़ाई लिखाई 2 मिनट के लिए बंद करके और उसमें अपने आप को मेमोरी में डालते रहो, वो चीज मेमोराइज करते रहो और दर्शन करने के लिए निकल जाओ। और सूर्य को ठीक करने के लिए देवगुरु बृहस्पति और सूर्य दोनों एक ही हैं। ये साक्षात जो सूर्य भगवान होते हैं, जो आपके सामने उदित होते हैं पूर्व दिशा से क्षितिज पे, वो एकमात्र ऐसा ग्रह जो सभी ग्रह अगर अनुकूल और प्रतिकूल बने हुए हों, लेकिन सूर्य को अर्घ देना, प्रत्येक विद्यार्थी को सूर्य को अर्घ जरूर देना चाहिए। और किसी देव प्रतिमा का प्रत्येक दिन दर्शन करके माथा पटकिए, जूता खोल के जाइए और माथा पटकिए, फिर देखिए आपका काम यूं निकल जाता है। यह देवगुरु बृहस्पति की बात थी। अब बात मैं शनि की करूंगा और बात खत्म हो जाएगी। अब आइए, आपको मैं सबसे ज्यादा जो सरकारी नौकरी का कारक ग्रह होता है उस बारे में, शनि के बारे में चर्चा कर लेता हूं। देवगुरु बृहस्पति के बाद सबसे ज्यादा समय तक एक राशि पर रहने के लिए जो ग्रह होता है वो शनि ही होता है। वो एक राशि पे 2.5 साल रहते हैं और 2.5 साल के दौरान ये जिस भी राशि पे होते हैं उसको तो परेशान करते ही हैं, जहां जहां इनकी दृष्टियां जाती हैं उसको भी परेशान करते हैं। अगर वर्तमान कुंडली के अनुकूल नहीं रहे, या फिर आपके जो बेसिक आपकी जो कुंडली बनती है, जो जन्म के समय पे आपकी कुंडली बनी है, अगर उनकी स्थिति उस कुंडली में अच्छी नहीं रही है, तो चाहे वो नीच के हों, अगर उच्च के बैठे हैं आपकी कुंडली में तो अच्छी स्थिति है, अगर वो लग्नेश होकर के बैठे हैं तो अच्छी स्थिति है, अगर वो केंद्र में बैठ रहे हों उच्च के होकर के तो अच्छी स्थिति है। केंद्र ये कहा जाता है, त्रिकोण ये है, पंचम भाव नवम भाव त्रिकोण होता है, लग्न केंद्र है, चौथा भाव केंद्र है, 7वां भाव केंद्र है और 10वां भाव केंद्र कहा जाता है। और शनि उच्च के होते हैं तुला राशि में और नीच के होते हैं मेष राशि में। अगर आपकी कुंडली में शनि जहां बैठे हैं वहां 7 नंबर लिखा है, इसका मतलब है कि आप बड़े अच्छे पद पर जाकर के और विभूषण होने वाले हो, विभूषित होने वाले हो। लेकिन अगर वो 1 नंबर में बैठे हैं तो थोड़ी सी स्थिति कमजोर है, निसंदेह उसमें आपको रेगुलर होना पड़ेगा और हो सकता है कि आपके साथ देर से न्याय हो। क्लियर है? मैं क्या बता रहा था कि अगर आपकी कुंडली में आप गौर करो तो अभी शनि जो है वो यहां पे चल रहे हैं, मतलब मकर राशि में अभी वो हैं, 2.5 वर्ष तक यहां रहेंगे। उसके बाद वो अप्रैल 29 को ये मकर राशि से हट करके कुंभ राशि में आ जाएंगे और फिर वो मेष राशि वालों के लिए अनुकूल हो जाएंगे। एकादशवें भाव में अगर शनि गोचर कर रहे हों, या तीसरे भाव में शनि गोचर कर रहे हों, या छठे भाव में शनि गोचर कर रहे हों, तो ये अच्छा लाभ देते हैं राशि से गिनने पर। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपकी कुंडली में आपके राशि से ये शनि का गोचर अगले वर्ष जो बदलने वाला है वो एकादशवें भाव में आएगा आपकी राशि से गिनने पर, कुंभ राशि में, जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है। अभी फिलहाल वो 10 नंबर की राशि से गोचर कर रहे हैं, जो कि उनकी सामान्य राशि है। ग्रह की मूल त्रिकोण राशि और ग्रह की सामान्य राशि दोनों अलग अलग राशियां होती हैं, तो अलग अलग नहीं होती, एक ही राशि होती है। लेकिन वो जैसे शनि को 2 राशियों का अधिपति कहा जाता है, एक मकर और दूसरे कुंभ। कुंभ राशि उनकी मूल त्रिकोण राशि होती है
और मकर राशि सामान्य राशि होती है जिसे गौण राशि कहा जाता है। तो अगर शनि कुंभ राशि में जाएंगे तो निस्संदेह मकर राशि से ज्यादा अच्छा परिणाम कुंभ राशि का मिलेगा, और मकर राशि में अगर रहेंगे तो चूंकि वो उनकी गौण राशि है, इस वजह से उसका थोड़ा कम समझो, कम समझदारी से या कम परिणाम वो देते हैं। बात समझ में आ रही होगी। मकर राशि के बाद अगर वो जब कुंभ राशि में आएंगे तो निस्संदेह मेष राशि वालों के लिए परिणाम उनके अनुकूल बनाने वाले हो जाएंगे। अब एक बात और कहता हूं, अगर आपकी बेसिक कुंडली में जैसे आपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस डाला और जो कुंडली सामने से बन के तैयार होती है, अगर उस कुंडली में शनि लग्न में उच्च के होकर के बैठे हो, मतलब 7 नंबर में बैठे हो, या फिर चतुर्थ स्थान में उच्च के होकर के बैठे हो, या सप्तम स्थान में उच्च के होकर के बैठे हो, या फिर दशम स्थान में उच्च के होकर के बैठे हो, भाग्य भाव में उच्च के होकर के बैठे हो, अष्टम स्थान में उच्च के होकर के बैठे हो, या पंचम स्थान में भी अगर उच्च के होकर के बैठे हो, और छठे में भी, अगर छठे भाव में भी, यहां जहां मैंने 6 नंबर लिखा है, यहां भी अगर आपकी कुंडली में 7 नंबर लिखा हो और वही शनि बैठे हो, तो निस्संदेह ये आपके अनुकूल है। तो मैं इतनी सी बात कहूंगा भाई साहब कि आप अपने साथ न्याय करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि न्याय का कारक जो आप, जैसे एक बात बताऊं, एक बड़ी गंभीर बात बताता हूं, न्याय का कारक अगर जन्म कुंडली में सुस्त पड़ा तो निस्संदेह व्यक्ति के साथ अन्याय करने लगता है। न्याय का कारक कौन? न्याय का कारक होता है शनि। आपने जो काम करे हैं, क्या कहते हो, मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूं पर मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपकी कुंडली में न्याय कराने वाला जो प्लेनेट है शनि, वो मजबूत नहीं है, या फिर वो कमजोर होकर बैठा है, या फिर वो आपकी कुंडली के लिए बुरा फलदायी हो रहा है। इस वजह से ही वो न्याय नहीं कर रहा है। इसी वजह से कई बार भारतीय ज्योतिष में इसे कमजोर कहा जाता है कि ये देर से परिणाम देता है। वस्तुतः ये धीरे धीरे आपके प्रत्येक किए गए कर्म पे ये दृष्टि डाल रहा होता है कि जो परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हो उसमें आपने कितने घंटे लगाए हैं। 1 घंटा भी अगर इधर उधर गया तो निस्संदेह उसको वो काट लेंगे, बट्टा कट जाएगा। तो परीक्षाओं के प्रति आपकी जो अनुकूलता है, आपकी जो मेहनत है, उसका फल देने के लिए ये 3 ग्रह जो मैंने क्रमशः बताए, सूर्य, देवगुरु बृहस्पति और शनि, ये वस्तुतः ये ऑथेंटिक कार्यक्रम मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए समर्पित करना चाहता हूं जो निस्संदेह राज्य लोक सेवा आयोग जैसे बीपीएससी, जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए हो या उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के लिए हो। ये उन लोगों के लिए ही है, चाहे व्यूज आए और चाहे ना आए। पक्की बात है। मुझे आप ये कभी ना सोचना कि ये व्यूज पाने के लिए है, ऐसा कभी ना सोचना, और मेरी तुलना कभी किसी से करना भी मत, क्योंकि मैं व्यूज के चक्कर में नहीं। मुझे जो अच्छा लगता है और जो जिस चीज की समाज को आवश्यकता है, जैसे संस्कार वाले कार्यक्रम, व्यूज कम आते थे पर फिर भी मैंने बनाए और आगे भी बनाऊंगा। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत। अब एक बात और कहता हूं जाते जाते, शनि को ठीक करना चाहते हो तो 2 काम कर लो। बताऊं, बजरंगबली का दर्शन, इससे आपके देवगुरु बृहस्पति भी ठीक हो जाएंगे। सुबह उठ करके सूर्य को अर्घ, साफ और स्वच्छ कपड़ा पहन लो। अरे भाई 15 मिनट का तो काम बनता है, और 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लो। अगर हो सके तो दीपक जला करके कर लो तो और भी ज्यादा आनंद आ जाए। किसी मूर्ति के सामने कर लो। अपने देवगुरु बृहस्पति अगर कोई भी नहीं है तो भगवान सूर्य की प्रतिमा लगा लो। अगर कुछ भी नहीं है तो गणेश जी की छोटी सी मूर्ति ही है, वही अपने टेबल पे रख लो, 3 बार पढ़ लो, और भगवान से इतनी विनती तो करनी है कि हे भगवान, जो है वो मेरे माथे पे जो है वो लाल बत्ती और ब्लू बत्ती लगा दो। अब पता नहीं, शायद हार्डवे की आप तो नहीं लगता है, तो देख लेना। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अगली राशि वृषभ होगी, तो तैयार रहना कल के कार्यक्रम को देखने के लिए। अगर आपकी राशि मेष नहीं है तो तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।